नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। डॉक्टर कफील खान, ये नाम पिछले 4 साल में आपने लगातार न जाने कितनी बार सुना होगा। और कफील खान को उनकी डॉक्टरी की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से आपने सुना होगा एक ऐसे संकेत के तौर पे, एक ऐसे सिंबल के तौर पर कफील खान उभर कर आए कि अगर राज्य चाहे, स्टेट चाहे, यानी सरकार चाहे, तो किस तरह से ईमानदार अफसरों, ईमानदार डॉक्टरों को सज़ा दे सकता है उनकी ईमानदारी के लिए, उनके बेहतर काम के लिए। कफील खान की कहानी हमें ये बताती है कि कैसे गरीबों से, और जो सरकारी हमारा पूरा सिस्टम है, जब वो कोलैप्स कर रहा होता है, जो कि अक्सर हम देखते हैं, हमने पूरे कोविड के कार्यकाल में हमने यही कहानी पूरी देखी। और ये मैं कफील खान से बिल्कुल जानने की कोशिश भी करूंगी। कफील खान जो अपनी नई किताब लेकर आए हैं, उससे मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि न सिर्फ 4 साल पहले गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा बच्चों की जो जान गई, उसकी पूरी प्रक्रिया, यानी कि प्रक्रिया मेरे ख्याल से शायद सही शब्द नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी पूरी दास्तान, कि कैसे इंच बाय इंच कैसे वो बच्चे मौत के मुंह में समाए, इस सब को समाने की कोशिश की है, समेटने की कोशिश की है डॉक्टर कफील खान ने अपनी इस किताब में। डॉक्टर कफील खान मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी किताब का नाम है द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, अ डॉक्टर्स मेमोए ऑफ अ डेडली मेडिकल क्राइसिस। इसमें उन्होंने 2017 में, आपको याद होगा, गोरखपुर के अस्पताल में, गोरखपुर वो ख़ास जगह है, वो नाजुक जगह है जहां से इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उनकी का वो होम डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से वो आते हैं, वहीं से वो सांसद चुने जाते रहे हैं। उनकी पूरी पॉलिटिक्स का पिछले कई दशकों में केंद्र रहा है गोरखपुर, और इत्तेफाक से कफील खान भी वहीं प्रैक्टिस करते हैं और वहीं के रहने वाले हैं। फ़िलहाल उनको तमाम उनकी जो सरकारी सर्विसेज हैं उससे सस्पेंड कर दिया गया है। अब आगे क्या करना चाहते हैं कफील खान, उनकी इस पूरी किताब में जो व्यथा, जो दास्तान बयान की गई है कि किस तरीके से बाकायदा, एक तरह से इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर भी कहा जा सकता है, क्योंकि लापरवाही कहना शायद उन 100 से ज़्यादा जानों की जो अहमियत है, जो उनकी वैल्यू है, उसको कम करना है। कफील खान से मैंने पिछली बार जब बात की थी तब वो जेल से तभी ज़मानत पर रिहा हुए थे, और तब हमने उनको देखा था, तब उनसे बात की थी। उन्होंने बताया था कि किस बदतरीन टॉर्चर से उनको होकर गुजरना पड़ा। लेकिन कई तरह के आरोप भी हैं कफील साहब के ऊपर, और मैं उन आरोपों की भी यहाँ पर जांच पड़ताल करूँगी। उनसे पूछूंगी कि क्या वाकई वो डॉक्टरी के अलावा क्या सियासत ही करना चाहते हैं, क्या मीडिया के कैमरों से उन्हें बहुत प्यार है, क्या वो वाकई इस तरह के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं जो सरकारों को चिढ़ा देती है और फिर वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर कफील खान, बहुत बहुत आपका स्वागत है, और बहुत बहुत बधाई कि आपने ये किताब लिखी। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि आपकी तो कहानी जो है, आपकी ज़िंदगी की कहानी, आपकी डॉक्टरी की कहानी, आपकी जो सरकार के साथ जो रिश्ता है, आदित्यनाथ की सरकार के साथ, ये सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में था, फिर किताब क्यों लिखी? नहीं, हाँ, हाय हाय आरफा। ये मेरी 4 साल की मेहनत है, और जो कुछ हुआ उस 54 आवर्स में पूरी दुनिया को बिट बिट में पता है, छोटे छोटे टुकड़ों में पता है। और जैसा आपने कहा कि बार बार जिक्र आता रहता है, उस जिक्र से पता है। लेकिन मैंने इसमें एक कलेक्शन किया है और एविडेंस के साथ दिया है। इसके अलावा मैंने कोशिश की है कि जो भी रीडर हो उसको एहसास हो कि वो खुद उस लम्हे में, उस वार्ड में, उस दर्दनाक घटना जब हो रही है, जब हर आधे एक घंटे पे एक बच्चे की मौत हो रही है, जब माँ बाप अपने बच्चे को मरते हुए, दम तोड़ते हुए अपने सामने देख रहे हैं, जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, जब रातों को अधिकारी सोए हुए हैं, और जब जो है एक मौत का तमाशा हो रहा है, वो कोशिश की है कि हर आदमी को वो महसूस हो। और अपनी कलम को इस वजह से मैंने इस तरह से राइट डाउन किया है कि आपको वो एहसास लाने की कोशिश की है कि सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वो किस तरह से बेदिल होते हैं गरीबों के बच्चों के और गरीबों के प्रति। उनके कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने ये कोशिश की है कि कफील साहब, कैसे ये सिलसिला, मुझे बताइए, शुरू थोड़ी कैसे थोड़ी हुआ? जानकारियाँ मैं थी पढ़ रही उसको थी कि एक साथ कर दिया जाए। जी जी जी, कि एक व्हाट्सएप मैसेज से शुरुआत हुई, कि आपके पास जब व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है, उसके बाद क्या हुआ? जी जी। मुझे याद है कि 10 अगस्त की ये बात है, और मैं सोने ही जा रहा था, और मेरी छोटी सी बच्ची थी 11 मंथ की, उसके साथ खेल रहा था, कोशिश कर रहा था कि वो पापा पापा बोले। और तब तक जो है एक मैसेज आता है व्हाट्सएप ग्रुप, हमने एईएस व्हाट्सएप ग्रुप में बनाया था, और उसमें ये लिखा हुआ था कि
लिक्विड ऑक्सीजन इज ओवर एंड सिलेंडर्स आउट ऑफ स्टॉक। उसने से मेरी नींद उड़ गई और फ़ौरन में जो डॉक्टर सतीश चौबे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था उनको कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि जो है लिक्विड ऑक्सीजन 7:30 बजे ही ख़त्म हो गई थी और 11:30 बजे तक जितने रिज़र्व सिलेंडर्स थे वो भी ख़त्म हो गए। अब NICU में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और PICU में भी बच्चे मर रहे हैं। तो फिर मैं जो हूँ भागा मैं, हालांकि मेरी वाइफ ने, मुझे याद है आज भी, डॉक्टर शाबिस्ता ने मुझे रोका इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं, और थोड़ी झुंझलाई भी कि सिर्फ हॉस्पिटल करते रहते हैं, अपने बच्चे के भी देखिए। लेकिन मैं फिर चल दिया, मैंने कहा बस अभी गया और अभी आया, पर मुझे नहीं पता था कि जा रहा हूँ तो वापस 9 महीने बाद आऊँगा। जब मैं पहुँचा हूँ, मुझे आज भी याद है कि जब मैं हॉस्पिटल पहुँचने वाला था तो दूर से ही चिल्लाने और रोने की आवाज़ आ रही थी, और हॉस्पिटल जो 100 वार्ड का गेट है उससे जब मैं एंट्री किया तो मैंने देखा कि कुछ औरतें जो हैं, एक 8-10 साल की बच्ची होगी, उसके गोद में उठा के बाहर निकल रहे थे, और दैट गर्ल वाज लिम्प, आई थिंक शी वाज एक्सपायर्ड, ऑलरेडी डाइड। अंदर गया ये तो सब कुछ आपने अपनी आंखों के सामने देखा। जी डॉक्टर कफील, मुझे ये बताइए कि उस वक्त अगर कोई भी और दूसरा अस्पताल होता, मान लेते हैं कि कोई भी सरकारी अस्पताल होता, क्योंकि उस वक्त जो आप वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर थे, जो बच्चों का जो विभाग है, पीडियाट्रिशियन जो डिपार्टमेंट है उसमें, पीडियाट्रिक्स जो डिपार्टमेंट है उसमें, ये मुझे बताइए कि क्या जिम्मेदारी थी सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की करने की, और उन्होंने क्या किया? देखिए, पहले तो बता दूं ये इंसिडेंट हुआ क्यों। पुष्पा सेल जो है, जो लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करता था, उसके 68 लाख रुपीज़ ड्यूज थे, और उसने पिछले 6 महीनों में 6 लेटर, मतलब 14 लेटर्स करीब लिखे हुए थे, और ये इस बुक में मैंने उस लेटर्स को भी लगाया है। और आप ये देखिएगा कि जो 6 अप्रैल को लेटर लिखा हुआ है, जब योगी जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त का भी लेटर है कि मेरा पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं ऑक्सीजन बंद कर दूंगा। और उसके बाद ये लेटर देखिए 9 अगस्त 2017 का है, ये इसमें साफ साफ लिखा है कि 24 घंटे के अंदर अगर मेरा पैसा नहीं दिया गया तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। ये पुष्पा सेल कहता है कि मैंने आशुतोष टंडन जो उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर थे उनके हाथ में दिया था 10 अगस्त को, और 9 अगस्त को, और उसी 9 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आए थे, उनको भी इस बात की जानकारी हो गई थी। इसके बाद भी 68 लाख रुपए नहीं दिए गए। पुष्पा सेल ने हाई कोर्ट में एफिडेविट में और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उनके एजेंट ने अपने बयान में कहा है कि उनसे 10% कमीशन मांगा जा रहा था, यानी सिर्फ 7-8 लाख रुपए के लिए 60-70 बच्चों को मार दिया गया। तो आई ऑलवेज कॉल इट एज अ मैन मेड मैसेकर। दूसरे लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन की ये कमी थी कि जब पता हो गया था कि ऑक्सीजन आज रात में ख़त्म हो जाएगी तो उनको सिलेंडर्स पहले से अरेंज करके रखने चाहिए थे। 50 सिर्फ सिलेंडर रखे थे। हमारे पीडियाट्रिक्स वार्ड में ही सिर्फ 250 सिलेंडर्स की ज़रूरत होती है। आरफा, एक बात और बता दूं, अगर आप इसमें मैंने एक चार्ट भी लगाया है जिसमें ये बताया गया है कि पूरे हॉस्पिटल की लिक्विड ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी। आप ये टैंक देख सकते हैं जो कि 100 फीट बड़ा टैंक होता है। तो पूरे हॉस्पिटल की ऑक्सीजन सप्लाई कट हो गई थी। ना सिर्फ बच्चे मरे थे, 18 एडल्ट भी उस रात मर गए थे, और सिर्फ बच्चों को मौत को दिखाया गया। तो ये एक बड़ा लोकल लेवल पे भी था कि अगर पता था कि आज ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो क्यों नहीं 400-500 सिलेंडर्स का पहले से बंदोबस्त रखा गया। जी डॉक्टर कफील खान, मुझे बताइए कि जब ये पूरा सूरत हाल आप देख रहे थे, आपने आवाज़ उठाई, हमने देखा ट्विटर पर आपको एक हीरो की तरह लोगों ने देखा, किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि आपके ऊपर इस तरह की कार्रवाई होगी, नेग्लिजेंस का, लापरवाही का आरोप लगा, और आप नहीं बल्कि कई और लोगों पर भी लगा। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके साथ जो दूसरे लोग थे बाकी, उनका क्या भाग्य रहा, वो लोग कहाँ हैं अब, और दूसरे ये भी कि क्या आपको ये अंदाज़ा था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका पहला साल वो सर्विस का था, आप ये नहीं जानते कि जो लिमिटेशंस हैं एक सरकारी सिस्टम की वो क्या होती हैं, कि सरकार को ये पसंद नहीं है कि कोई उनके अधीन काम करने वाला कोई भी अधिकारी, क्या है डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, वो उनको एक तरह से उनके नाकामियों पे जो है वो एक पर्दा उठाने का काम करे। ये सब आपको क्या अंदाजा नहीं था जब आप इस बात को उठा रहे थे? नहीं था। मैं 1 साल ही पुराना था। ये मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी इसमें लगाया है। 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया है मैंने,
और 1 साल पुराना था, सबसे जूनियर कंसल्टेंट था मैं। मुझे नहीं पता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है जब डीएम और एसएसपी जब मुझे उस वक्त योगी जी के आने से पहले जब बुलाते थे और पूछते थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मुझे प्राउड महसूस होता था कि मुझे डीएम सर बुला रहे हैं, मुझे एसएसपी बुला रहे हैं, मैं जूनियर कंसल्टेंट, मतलब एक मुझे आज भी याद है जब योगी जी ने बुलाया था 13 अगस्त को कि कौन है डॉक्टर कफील, तो मुझे लगा कि मुझे एक पैट मिलेगी और मैं खुशी खुशी गया था उस वक्त उनके पास। लेकिन जब उन्होंने कहा तू है डॉक्टर कफील, तू सिलेंडर लाया था, तू सिलेंडर ला के तू सोचता है हीरो बन जाएगा, देखता हूँ तुझे, तो ये जो तू वर्ड था और ये जो 4 वर्ड्स थे इसने लाइफ चेंज कर दी। और उस वक्त पहली बार एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, शायद जो है कुछ गड़बड़ हो गई है। अगर मैं आपसे कहूं कि वापस जाइए ज़रा इस तारीख में, हिस्ट्री में, अगर आपको पता होता कि आपके साथ ये सुलूक होगा, आप तब भी वही करते? हाँ, I would do it again even if I have to save one child. See, मैंने उस वक्त भी कहा है कि कोई मैं हीरो नहीं हूँ, कोई मसीहा नहीं हूँ। मीडिया ने ही मुझे हीरो बनाया, मसीहा बनाया, मीडिया ने ही मुझे खलनायक बनाया। इस बुक में मैंने कोशिश की है कि उस पार्ट को भी दिखाने की, मीडिया के उस पार्ट को जो दिल्ली और मुंबई में बैठे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने प्राइम टाइम पे चलाया कि ये डॉक्टर कफील, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर कफील, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कफील, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर कफील। उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि सबसे जूनियर डॉक्टर वाइस प्रिंसिपल कैसे बन सकता है। एक सुपरिटेंडेंट बनने के लिए 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने के लिए आपको प्रोफेसर होना चाहिए। मैं तो लेक्चरर था। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ। जिसके भी सीने में दिल होगा और वो दिल धड़कता होगा, वो कोई भी अपने सामने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं अकेला उस रात नहीं था, उस रात मेरे साथ 16 जूनियर डॉक्टर भी थे, वार्ड बॉयज़ थे, सिस्टर्स थी, स्वीपर्स थे। सबने 54 आवर्स बिना खाए पिए एक जद्दोजहद, एक संघर्ष किया था और 400 बच्चे थे, 63 बच्चों को हम नहीं बचा पाए। जी, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं थे, वहाँ और भी उस तरह के लोग थे, जैसे आप कह रहे हैं कि जिनके सीनों में दिल धड़कता था, जिनका एक तरह से उनकी अंतरात्मा जिंदा थी, वो सिर्फ एक सरकारी अधिकारी की तरह काम नहीं कर रहे थे। खासकर फिल्मों में देखते हैं हम, जो पॉपुलर सिनेमा है वो बताता है कि कितना बेदर्द और कितना अजीब बर्ताव का ये सरकारी डॉक्टर होता है, जो मरीज आता है मरी हुई हालत में, उसको अटेंड नहीं करता। शायद हमारी सरकारें चाहती हैं कि उसी तरह के डॉक्टर बने रहें ताकि उनको सज़ा ना मिले, सरकार की नाकामी पे कोई बात ना उठे, कोई सवाल ना उठे। लेकिन डॉक्टर कफील, मुझे ये बताइए कि आपके ऊपर 2 आरोप लगे। पहली बात तो आप डॉक्टरी ना करके एक्टिविज्म करने लगे। दूसरी बात ये थी कि आप सरकारी तो अपनी नौकरी कर रहे थे, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे आप, और इसीलिए आप जो है अपना करियर चमकाना चाहते थे। प्राइवेट प्रैक्टिस की बात ये है कि खुद ये जो मेरा टर्मिनेशन ऑर्डर है इसमें लिखा है, और इससे पहले जब मुझे हिमांशु कुमार की इंक्वायरी कमेटी में भी क्लीन चिट मिली थी, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 8 अगस्त 2016 के बाद इन्होंने 8 अगस्त 2016 के पश्चात आरोपी अधिकारी द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस किए जाने का कोई साक्ष्य अभिलेखों में नहीं है। मैंने ज्वाइन ही 8 अगस्त 2016 को किया है। इस टर्मिनेशन ऑर्डर में लिखा है कि डॉक्टर कफील 2014 से पहले 14 में प्रैक्टिस करते थे। तो जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैं सरकारी ऑफिसर ही नहीं था, तो मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता था या क्या करता था, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, और आप एक्टिविज्म, आप डॉक्टरी से ज़्यादा एक्टिविज्म में आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। व्हेन आई केम आउट ऑफ द प्रिजन, मैंने भी रियलाइज़ नहीं किया था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा, और 9 महीने कोई मुझसे मिलने नहीं आया। लेकिन जब जेल से बाहर आया तो हज़ारों लोगों की भीड़ थी, और वो माँ बाप भी थे जिन्होंने अपने बच्चे उस रात खो दिए थे। वो भी बैनर पोस्टर लेके खड़े थे कि हम आपके साथ हैं। फिर धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर इंडिया से कॉल आने लगी, मैं घूमने लगा, जाने लगा, तो एक एहसास हुआ कि बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजिडी वाज जस्ट अ ब्रूटल फेस ऑफ आवर ब्रोकन हेल्थ सिस्टम। एक्चुअली द होल हेल्थ सिस्टम इज कोलैप्स। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, अप्रैल मई में जो एलाइट जो मेट्रोज़ ने देखा, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, लखनऊ, कानपुर के शहरों ने
एलाइट क्लास ने पहली बार हेल्थ को, जो आज तक ये सोचता है कम्युनिटी है, पैसा फेंकूंगा डॉक्टर मिल जाएगा, बेड मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, मेडिसिन मिल जाएगा, उसको भी बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। हमारी 70%, मुझे एहसास हुआ हमारी 70% पॉपुलेशन जो है वो हर रोज़ ये दर्द झेलती है। तो इस वजह से हमने हेल्थ फॉर ऑल के कैंपेन स्टार्ट किया। अब आप अगर CAA NRC की बात करेंगी तो मुझे तो लगता है कि CAA NRC एक ऐसा मुद्दा था जो हर एक इंडियन ऑर्डिनरी सिटीज़न को अफेक्ट करता था, ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ को। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये अपने वजूद की लड़ाई है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, और हर जो रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीज़न है उसको बोलना चाहिए था। क्योंकि हमने आसाम में, मैं एक इत्तेफाक था कि कुछ ही महीने पहले आसाम गया था मैं, बाढ़ आई हुई थी वहाँ पे, और हमने देखा था कि इस NRC ने जो 18.5 लोगों को बाहर किया है, उसमें से 12 लाख से ज़्यादा जो है वो नॉन मुस्लिम, नॉन माइनॉरिटीज़ थे, और वो सब लेकिन गरीब आप थे। ये कह रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी थी, इसमें पॉलिटिक्स या एक्टिविज्म को ना ढूंढा जाए। मैं पॉलिटिक्स का सवाल इस इंटरव्यू के आखिर के लिए रखती हूँ। अभी आपसे ये भी जान लेती हूँ कि कई लोगों के ऊपर नेग्लिजेंस का आरोप लगा था, लेकिन जेल में सिर्फ आप ही गए डॉक्टर कफील? नहीं नहीं नहीं, 8 लोग गए थे। एक पुष्पा सेल का मालिक भी गया था, तो टोटल 9 लोगों को जेल हुई थी, जिसमें से 4 डॉक्टर थे। और बस ये है कि इत्तेफाक कहिए कि 8 में से 7 लोगों को नौकरी वापस दे दी गई है, और सिर्फ मुझे निकाला गया है। इसलिए क्योंकि योर नेम इज़ खान? नहीं, इसलिए कि मैं पूछता हूँ कि अगर डॉक्टर कफील इज़ नॉट अ मर्डरर, डॉक्टर कफील इज़ नॉट अ कातिल, तो कौन है आखिर, मुजरिम कौन है, किसने उन 63 बच्चों को मारा है? ये सवाल पूछता हूँ, और ये सवाल योगी जी को बुरा लगता है। नहीं, क्या आपके मुसलमान होना एक वजह आप इसमें देखते हैं? एक स्टोरी सुनाता हूँ, यहीं आपके दिल्ली के एक JNU का किस्सा है। 2 लड़के थे, कन्हैया एंड उमर खालिद। दोनों को कहा गया कि जो पाकिस्तान जाके इंडिया के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी करते थे। तो जब ये स्टोरी लोगों तक पहुंचती है तो कहते हैं नहीं नहीं, कन्हैया तो नहीं गया होगा, उमर खालिद ज़रूर गया होगा। तो जब ये खान नाम आ जाता है तो स्टोरी बिकना आसान हो जाती है। इट्स ईजी टू सेल दैट स्टोरी। बट मैं अभी फिर बार बार कहता हूँ, और स्टोरी इस बुक में भी मैंने लिखा है कि अगर वो डॉक्टर कपिल मिश्रा भी होता, डॉक्टर कपिल जॉन भी होता, डॉक्टर कपिल कुमार भी होता, योगी आदित्यनाथ जी वही करते जो उन्होंने मेरे साथ किया है। क्योंकि उनको अपने हेल्थ मिनिस्टर को, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बचाना था, जो 10% कमीशन मांग रहे थे। ईजी ये हो गया कि जब उन्होंने मेरा नाम आया तो 13 अगस्त के बाद और आज तक जब हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, उन 63 बच्चों की बात कोई नहीं करता है, उन 18 एडल्ट्स की बात कोई नहीं करता है। वो डॉक्टर कफील की बात करते हैं, वो भूल जाते हैं कि 68 लाख रुपए की ना होने की वजह से 63 माँ बाप आज भी, पूरी फैमिली रो रही है, इंतज़ार कर रही है कि कब उनको जस्टिस मिलेगा। जी, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ सज़ा देना ज़्यादा आसान हो जाता है सरकारों के लिए। आपने कहा, जैसे कहा कि कहानी बेचना आसान हो जाता है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात रखी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसमें आपने बहुत सारे पन्ने अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी लिखे हैं इसमें, कि आपका बचपन कैसे बीता, आपके जो पिता थे वो क्या करते थे, कैसे हिंदू मुस्लिम एक बहुत ही कम्युनल हार्मनी वाले एटमॉस्फेयर में आपकी परवरिश हुई, और ये अभी आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल ये भी दर्शाता है। किताब में आपने पर्सनल लाइफ के बारे में क्या क्या लिखा है? एक बार भालू से लड़ाई भी लिखी है। मैं 9th स्टैंडर्ड में था, सर्कस देखने गया था तो दोस्त के साथ, तो जो सर्कस का मैनेजर था उसने कहा कि गोरखपुर में हम आए हैं, मेरा एक भालू है, अगर कोई लड़के दिखा दे गोरखपुर वालों में किसी की हिम्मत है। मैं उस वक्त 45-50 kg का रहा हूँगा, और भालू जो था 10 टाइम्स था दैट बेयर, और मैंने हाथ उठा दिया, और जब मैं उससे लड़ने गया तो उसने बहुत मारा, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। वो भी इंसिडेंट मैंने दिखाया, बस कोरिलेट करने के लिए कि एक जज्बा है, डर नहीं है। और बाकी और इसके अलावा आपने बताया कि दिवाली में इतनी मिठाइयाँ आती थी आपके घर पर कि गुजिया, आप जी। हफ्ते भर अपनी टिफिन में भर के ले जाते गुजिया थे। ले जाते थे, और होली खेलते थे तो कपड़े कुर्ते तक फट जाते थे। मुझे याद है कि सेवइयाँ हमारे घर में जब बनती थी तो पूरी मोहल्ला आता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी एहसास नहीं हुआ, मेरे अम्मी अब्बू जान ने कभी जो है ये नहीं एहसास कराने की बताया कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है।
हमेशा मेरी अम्मी जान कहा करती थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा कि अमाल सही होना, तुम्हारा दिल सही। कोई ऐसा काम नहीं करना ज़िंदगी में जिससे तुम्हें खुद अपने तुम्हारा दिल जो है कहता है कि नहीं करो। एक किस्सा सुनाती थी, 2 मिनट लूँगा मैं। एक ज़ईफ़ नमाज रोज़ेदार जो हैं एक दावत में गई और उन्होंने खाना खाने के बाद एक तिनका उनके दांत में कुछ फंस गया था, तो उन्होंने तिनका बिना में मेहमान नवाज के पूछे बिना तोड़ लिया और अपना दांत उन्होंने साफ़ किया। जब उनकी इंतकाल हुआ और उनको दोज़ख भेजा गया तो उन्होंने अल्लाह से बहुत रो के गिड़गिड़ाया कि या अल्लाह, मैं तो रोज़ा रखती थी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को दर्द नहीं दिया, फिर भी मुझे क्यों दोज़ख में भेज दिया। तो वो कहा, एक आवाज़ आई कि देखो, जब एक उस दिन को याद करो जब आपको एक दावत में गई थी और आपने बिना पूछे ये किया था। तो ये अम्मी जान हम लोगों को स्टोरी बार बार सुनाती थी, इसलिए नहीं कि इतना बड़ा जुर्म है, लेकिन इसलिए कि एक छोटी भी चोरी गलत है। और वो बात दिल में हम सब 6 भाई बहनों के बसी हुई है। जी, कफील खान कभी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं? ये क्वेश्चन पिछले 3 सालों से पूछा जा रहा है। जब से अप्रैल 2018 में बाहर आया हूँ, हर कोई कहता है कि इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इन्होंने अखिलेश यादव से इनके संपर्क हैं, मायावती जी से इनके संपर्क हैं, तो बहुत से कयास लगाए जाते हैं। मैं अपने हेल्थ फॉर ऑल यानी स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार पे काम कर रहा हूँ। और अब जब चूँकि नौकरी से निकाल दिया गया है, तो ये एक मेरा मिशन हॉस्पिटल एक खोलने का, मिशन स्माइल हॉस्पिटल खोलने का एक इरादा है कि अगर कोई सरकार अगर ज़मीन दे देती है तो वहाँ पे बच्चों के लिए मुफ्त में एक मुफ्त इलाज के लिए एक हॉस्पिटल खोलूँगा, उस पर काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कफील खान। शायद आपकी कहानी बिल्कुल यूनिक, एक नायाब एक कहानी है कि एक डॉक्टर शायद जितनी मुसीबतें उस पर गुजरी शायद ही कुछ लोगों पे गुजरी होंगी, कुछ डॉक्टरों पे गुजरी होंगी, और जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जितना आपको एक हीरो वर्शिपिंग आपकी हुई, वो भी शायद कुछ ही डॉक्टर, या हो सकता है कोई डॉक्टर ना हो भारत में जिसको इतना सब कुछ से नवाजा गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.